अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो के आगाज़ में ही गुफ्तगू पेश कर रहे हैं पंजाब पुलिस के गयूर और दिलेर नौजवानों की। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया, बड़ी आपकी मेहरबानी, और बिल्कुल सच करवाया है। सारी जिंदगी जुनैद साहब इस फार्मूले पे निकाली है, नहीं तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कार इकबाल टाउन के थाने पर। मेरा मतलब है पहाड़ों की चट्टानों पर। असल में इकबाल टाउन थाने में ज्यादा सर्विस की है ना जी, तो इसलिए वो जेल में फंस गया। जुनैद साहब, आपको क्या बताएं कि इस वक्त जो पंजाब की पुलिस है, दलेर गयूर पुलिस, आपने जैसे आपने फरमाया, खुद फरमाया आपने, इसका हिसाब तो रोजे आखिरत में दूंगा ना, जो मैंने कह दिया है। लाजमन सच का इनाम मिलेगा आपको, देखिएगा आप, देखिएगा इंशाल्लाह। जुनैद साहब, पंजाब पुलिस की इस वक्त हालत ऐसी दिगरगू है, ऐसी नागुफ्ताबे है कि दिल इतना रंजूर है, यकीन मानिए। अल्लाह खैर करे। आज भी उर्दू का प्रोफेसर तो नहीं पकड़ लिया आपने? नहीं जुनैद साहब, ये तो ख्यालात अंदर से निकल रहे हैं, दिल से। जुनैद साहब, ऐसे अजीब अजीब आर्डर करना शुरू हो गए हैं हमारे ऊपर के हुकाम बाला कि सोचता ये हूं कि आवाम का क्या बनेगा, आवाम की खिदमत कौन करेगा। देखिए अब ये आर्डर आ गया जी कि असासे शो करें, सारे SHO अपने असासे शो करें। नहीं तो आपको जिन अफसराने बाला के अहकामात पर एतराज है, उन अफसराने बाला का नाम लेकर करें ना आप। नहीं जुनैद साहब, आखिर नौकरी करनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तो बादशाह आदमी हैं, आप तो ले सकते हैं नाम, आप तो नाम ले सकते हैं, मगर ये जो इस वक्त छुदनी छोड़ रहे हैं, उससे जुनैद साहब हमारी नौकरी आगे पीछे हो सकती है। अब देखिए, आप ये कहें कि एफिशिएंसी शो करें, आप अपनी कारकर्दगी शो करें, यार असासे शो करें, इसका आवाम के साथ क्या ताल्लुक है भाई? आप डर क्यों रहे हैं? कर दे शो। नहीं जुनैद साहब, मुझे अल्लाह के फजल से कोई खौफ नहीं है। अगर आप मेरी इंडिविजुअली मेरी बात करते हैं ना, तो मैं तही दामन हूँ। है क्या मेरे पल्ले? मेरे को ऐसे लंबे चौड़े सासे नहीं है। भी कुछ तो जुनैद साहब, मेरे साहब के कोई लंबे चौड़े सासे नहीं है, बस एक ही सास है, वो भी 9 मंजिला। बेटे, ये मैं बात उनको बता चुका हूँ, सारी जिंदगी ज़हन से निकाली है। नहीं तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। सासे से क्या ताल्लुक है इसका? जुनैद साहब, 9वीं मंजिल ते जाके कुछ देर में बैठना वा। मैंने यार चलो थाना ते इन्होंने साडा जमीन ते खजल कर छड़े है, नहीं है एहसास के को थाना भी इन्होंने को चल मैं तगड़ा दईए। फिर थोड़ी देर मूड बनाने वास्ते अपना ज़हन इकबाल दे शेर दे उत्ते गामजन रखने वास्ते 9वीं मंजिल ते जाके थोड़ी देर बैठना। वो प्लाजा भी जुनैद साहब इस तरह जे, एक कजन मेरा इटली हुंदा जे, इटली। वो जुनैद साहब माशाल्लाह उत्थे उन्हें बड़ी मेहनत की थी, अरबपति हो गए है उत्थे, बल्कि अरबपति तो भी अगां निकल गया होने। मैं चूंकि इटली जांदा नहीं कदी, इस वास्ते मैनूं पता नहीं, मैं तो वीडियो ते देखना, वो तो एक थां ते बैठा हुंदा है, शायद अगे निकल गया होवे किधरे। वो एक बारी जुनैद साहब पिछले दिनों च 2-3 साल पहले आया जे, मैनूं आके कहंदा सदीक भाई ने, मैं कहा जी बेटे हुक्म करो तुसी। कहंदे भाई तुसी एडी सख्त ईमानदारी नाल जिंदगी गुजार रहे हो, टका तुसी रिश्वत नहीं लैंदे, तुहाडा बनेगा की? मैं पुत्र बनना की है, कोई ऐसी गल नहीं, अल्लाह वास्ते आवाम दी खिदमत वास्ते ताइनात कीता गया वा, ते ओ ते फिर मैं नहीं छड्डांगा अपना। मैं जो जिस चीज दा मैं हलफ चुक बैठा, ओ ते मैं ओ तो मैं सच्चे खबर नहीं हो सकदा। कहंदे भाई फिर रजिस्ट्री रखो, 9 मंजिला प्लाजे रखो बात मेरे लो, बस रखो तुसी। धक्के नाल जुनैद साहब रजिस्ट्री सुट के उत्थे चला गया, निकल गया। 2 दिन जुनैद साहब मैं रजिस्ट्री नूं हाथ नहीं लाया। मैं उन्हें फोन किया, मैं कहा गल सुन इकबाल, गल सुन पुत्र, आ गया अपनी रजिस्ट्री वापस ले जा, मैनूं नहीं चाहिए, तेरी मेहरबानी है। अगों कहंदे अच्छा भाई मैं आ रहा। मैं कहूं कित्थे पहुंचे हैं? ठहर जा 1 मिनट, कित्थे पहुंचे हैं? कहंदे जी मैं वापस नारोवाल घर पहुंच चुके हैं। मैं पुत्र इन्नी दूर ओनू कित्थे आएगा, रहन दे, छड्ड बना, चल मैं ही रह लेना। मैं जुनैद साहब उन्होंने फेरा नहीं पैन दिता, वरना मैंने तो कोई लालच ही नहीं। मैनूं काहदा लालच जे? मैनूं काहदा लालच दसो तो सही तुसीं मैनूं। मैं तो फकीरां वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जो अभी आप नई गाड़ी पे आए, ये तुहाडी भरजाई नूं मिली साडी जेस, सबसे पुराना बल्कि जेस भी जेस मैं आपस दी फैमिली दी गल है, तुसीं ते फैमिली मैंबर हो साडे, ये जेस भी नहीं मिली। तुसीं चुके दसदे रहिंदे हो ना कि जहेज ममनू है, बुरी बात है। अल्लाह दे फजल नाल तुहाडा हम ख्याल है, मैं जेस नहीं लई। ये तो तुसीं मुकलाबे तो वापस आए ना, असीं ते टांगे ते गए ते टांगे ते वापस आना सी। ओ सुसर साहब मेरे कहंदे ने पुत्र मेरी गल सुन, बाहर ना खलो सड़क दे उत्ते, लोकी इकट्ठे हो जाणगे, मह्ल्ले वाले देखणगे ते तेनू काम ना कोई कहण लग पैण, तू अफसर आदमी है, मेरी गड्डी फड़, गड्डी फड़ना मेरी, फड़ ते सही यार, फड़ ते सही, फड़ मेरी गड्डी, हां फड़ ले, ते ले जा मेरा पुत्र, ले जा इनू, ले जा बेगम नू नाल ले जा। तो मैं गड्डी
जी आ गया मैं वापस। मैं चाची हुण मैं वापस छड्डण आवां, कहंदे पुत्र कित्थे आएगा, तेरा दफ्तर दा टाइम होया, तू कोल ही रख। इतफाक होया, वरना मैं क्यों एवें सौरे दी गड्डी लवां। मैं ते अल्लाह दे फज़ल नाल मेहनत करन वाला आदमी हां। बैठो बेटे बैठो, की करदे हो भाई, हद हो गई तुहाडे वाली भी। एक मिनट ठहर जाए, आपकी शादी कब हुई थी? 23 साल पहले हुई सर जी। तो गाड़ी तो आपकी नई है। जुनैद साहब अल्लाह दे फज़ल नाल रोज टाकी मारी दी है, मैं पुरानी नहीं होने देती, बिल्कुल नवी रखी है। और सदीक साहब लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी है आपके पास। ये बस जेडे अंकल ने ना गल सुस्त साहब मेरे नवा मॉडल आंदा ते गड्डी वापस मंगा लेंदे ने। अच्छा, और रख लेंदे ने ते नवी भेज देंदे ने। कहंदे ने पुत्र मेरा सिर्फ 10% लगदा विच, ते मेरा पुत्र नवी गड्डी ते होना चाहिए। अंकल बहुत अच्छे ने, बहुत अच्छे अंकल, बहुत अच्छे। जुनैद साहब ईमानदारी खत्म है साडे बॉस ते। फकीर आदमी ने सारी जिंदगी सादी गुजारी। मेहरबानी बेटे। ये तो मेरे पीछे मोटरसाइकिल ते भी बैठ जांदे ने, जबरदस्त। अफसर हो गए। जबरदस्त। और पुत्र इन्हां ने लड़ के गड्डी लई है नवी। और वो भी मेरा ख्याल इस वजह से ली होगी कि छोटी गाड़ी में डिफेंस वाले घर जाते हुए अच्छा नहीं लगता ना। जुनैद साहब गल नहीं, मैं तुहानू दसना मुंडा पढ़दा एचईसन च। हां, देखा ओ मामा ओदी फीस दिंदा जी। अजीब अजीब तावीलात है। गाड़ी सुसर ने दी है, प्लाजा कजन ने दी है, फीसें मामू दे रहा है, तो आपको मेरा तनख्वाह भी नहीं मिलती होगी आपको। जुनैद साहब ना होंदे बराबरी जी, ना होंदे बराबरी जी। तुहानू तनख्वाह दस दियां, तुहानू यकीन हो जावे कि सारी फैमिली धक्का धुक्का ला के मेरी गड्डी टोए चो कड्ढन दी। जुनैद साहब इनकी तो बेगम भी इतनी सादा है कि सिर्फ एक हाथ सोने की चूड़ियों से भरा हुआ है, दूसरा बिल्कुल खाली है। गल पता की जुनैद साहब, जो रोल्ड गोल्ड आया जी ना, उदों की इज्जत बची जे मेरे वर्गे शुराफा दी। यकीन मनो तुसी देखो, औरतां बेचारियां जिहड़ियां ने वो फकीर दी भी होवे, भावें मलंग दी भी होवे, औरत करोड़पति भी, सारे सोने दा तुहानू पता शौक तो हुंदा सारियां औरतां। ते असीं कित्थों लैके देना सर जी, असीं तनख्वाह चों कित्थों लैके देना सर जी उन्होंने सोना। कि भाभी को कहीं बचपन में फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर ने कहा होगा कि इसको प्लास्टर की बजाय सोना। जुनैद साहब तुसी गल समझ नहीं रहे यार, खुदा के लिए क्या फजूल किस्म की तावीलात दे रहे हैं सदीक साहब आप। मैं यकीन मनो तुसी इंडिया तो साडी वाला साहब दी खाला हुंदी सी, वो पार्टीशन उत्थे रह गई। ठीक है, वो एक दिन मिलन आई है। हाँ, वो सोना भूल गई, फिर वापस चली गई। आपने कहा वापस आ जाओ, उसने कहा नहीं वापस आने पे बड़ा किराया लगेगा। उसने कहा चलो रख लो। और मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी आपने सारे असासे में लगे वक्त की बचत की। वैसे में गल नहीं, गल तुसी सुन नहीं रहे, मैं हुण दसांगी। वो आई जो इंडिया तो, तुहानू पता इंडिया दा रोल गोल्ड बहुत मशहूर है। ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਂਦੀ ਪੁੱਤਰੇ ਰੋਡ ਗੋਲ ਦੇ ਲੈ ਫੜ ਤੂੰ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪਰ ਚੋਂ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਦਾ, ਇੰਜ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਲਾਤਾ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਛਾਪਰ ਭਰਦਾ ਸਾਲਨ ਨਾਲ। ਬਾਊ ਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਉਂਝ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 2500 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਦ ਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। अच्छा सदीक साहब, मैं आपकी आमद का इंतजार कर रहा था कि आपसे पूछूं कि नए सीसीपीओ लाहौर जो है उमर शेख साहब, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है कि पुलिस में भी कोर्ट मार्शल का ट्रेंड जो है ये मुतारिफ करवाया जाए, तो उस पर आपकी क्या है? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਾਲ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। खुदा का नाम ले, ये शो चलना भी है, कैमरा चल रहा है। हाँ तो ठीक है ना, मैं कह रही हूँ कि गरीबां 'ਚ ਦਾਲ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ ਉਹ। बैठो बेटे, मुअत्तल हो चले सारे उथे। बैठो जुनैद साहब, बात ये है, अगर आप दिल की भड़ास सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन ले। हाँ जी, बताएं। देखिए, कोर्ट मार्शल फौज में होता है। हाँ, वहां पे एक डिसिप्लिन है, एक डेकोरम है, महकमे का, महकमे की एक इज्जत है। वो जहां पे अपने जवानों की, अपने ऑफिसर्स की इज्जत अफजाई करते हैं, वहां पे फिर उन्होंने अपना सजाएं भी बड़ी सख्त रखी हुई है। वो यार साडी पहले इज्जत कर लो, सीधा सजा ही सुना दे, इज्जत पहले कर लो। कभी कोई देखे नहीं किसी को एप्रीशिएट करते, अगले ने तमगे वंडे ने अज तक याद रखते हैं अपने शौहदा नू। साडे ते की जे एक बारी मैं जिंदगी च नाम लिया जे, ਉਹ मैं छापा मारिया एक थां ते डकैत फड़न वास्ते। जुनैद साहब, सारे डकैत मैं फड़ ले, जो मैनू याद आया ना इनाम नहीं देना, मैं अपनी पिन्नी च आप फैर मार के 10,000 रुपया लिया था जी, विचों 5,500 रुपया मेरा पट्टी ते लग गया सी। बचिया मैनू इनाम दा की 4.5। कोर्ट मार्शल मैं कद करा लवां अपना, ये भी तो दसो मैनू। भले जमाने जुनैद साहब 4,500 रुपया एवं 20 कुछ दिन च मुक गया सारे।
ਲੱਤ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਮੋਰੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਮੋਰੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਗਵਾਜਦਾ ਐ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਚਲੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿल्कुल सजावां सख्त करो मगर फिर आप हमारी परेशानियों की जिम्मेदारी भी लें जो प्रॉब्लम्स हैं पुलिस के जवानों की और ऑफिसर्स की आप फिर उनका हल भी निकालें। पिछले दिनों पंजाब पुलिस को 550 नई गाड़ियां मिली हैं। ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਂ 550 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਭੱਜੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਪਾਟੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ अफसरों की आप बात कर रहे हैं उनका नाम भी तो लेना। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ अच्छा ये कौन सा बैठे ਇਹ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਫੀਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। बड़ी तल्ख हकीकत है वो ये कि हमारे यहाँ 47.5% लोग जो है वो किसी न किसी अंदाज में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। अच्छा भाईजान जैसा आपको पता ही होगा कि आज वर्ल्ड फूड डे मनाया गया है। आज मुझे गोगे ने बताया था क्योंकि फूड के हवाले से इत्तलात इसी के पास होती है। मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको गोगे ने इत्तला दी है ना वर्ल्ड फूड डे की तो फिर वो ठीक इत्तला नहीं होगी। अच्छा जी इत्तला तो ठीक होगी मतलब फिर उसका जो फूड का कॉन्सेप्ट है ना वो कभी भी क्लियर नहीं होगा। अच्छा इसके नजदीक फूड जो है उसका मयार से कोई ताल्लुक नहीं है फूड का ताल्लुक सिर्फ मिकदार से है। सर जिस तरह बंदा सूटेड बूटेड होता ना इस तरह गोगा फूडेड सूटेड है। सर वो पिज्जे के साथ जो छोटे साशे नहीं आते वो खोलते भी नहीं खा जाते यार उन उदो मुड़ोगे जो तो उन्हें हैजा होएगा बात सुने वो क्या कह रहे हैं। अच्छा मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि यार जब तक हम फूड के बारे में अपने बुनियादी तस्वुरात पर जरा नजरसानी नहीं करते ना हम कभी भी एक सेहतमंद कौम नहीं बन सकते। अब देखें कि फैक्ट क्या है फैक्ट ये है जो बड़ा बिटर है बड़ा हार्श है बड़ी तल्ख हकीकत है वो ये कि हमारे यहाँ 47.5% लोग जो है वो किसी न किसी अंदाज में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है ठीक है और 52.5% जो है इन्हें निस्फी समझ लो वो जिनको ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा मिल रही है। अच्छा जिनको ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है उनको तो तुम एक तरफ रहने दो जो 52% जो ये समझते हैं कि वो बड़ी ग़िज़ाइयत वाली खुराक खा रहे हैं उनकी जरा ईटिंग हैबिट्स पे भी गौर करना चाहिए कि क्या वो वाक़तन ग़िज़ाइयत वाली ग़िज़ा खा रहे हैं। देखो अगर आप अपनी जरा डाइटरी चार्ट बना के देखें ना एक सेहतमंद इंसान जो है ना पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ तो उसको कम से कम रोजाना 2000 कैलोरीज उसको जरूरत है और तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो तुम्हें तो 100 कैलोरी बदहजमी कर देगी। चलो जिन्नी हजम हो जाए खा लो। अब 2000 कैलोरीज अगर एक बंदा यौमिया कंज्यूम करता है तो उसका 50% से ज्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए। 25% जो है ना वो डेयरी फैट होना चाहिए दूध मक्खन दही ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा 15% प्रोटीन होने चाहिए और 10% जो है वो विटामिन्स होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर एक बंदा डेली 2000 कैलोरीज कंज्यूम करता है तो वो 75% कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करता है इंस्टेड ऑफ 50%। अंदाजा करो कि कितनी ज्यादा इस्तेमाल करता है और विटामिन भी प्रोटीन भी अगर 10 और यानी 15 और 25% है तो वो 5 से 7% इस्तेमाल करता है और डेयरी फैट जो है वो 25% की बजाय सिर्फ 7% इस्तेमाल करता है। अब ये भी बड़ी हैरत अंगेज बात है कि यार दूध तो बड़े हमारे जवान पीते हैं लेकिन फिर वो 25% की बजाय 7% कैसे नाकिस दूध मतलब हमें खालिस दूध ही मैसर नहीं तो फिर हम अपनी जो डाइटरी जो नीड्स है जरूरियात है ग़िज़ाइयत को पूरा करने के लिए वो कहां से पूरी करें। पूरी होंगी
रही सही कसर जो है ना अजीजी भाईजान द ग्रेट, वो किसने बर्बाद की है कि हमें ये जो चस्केदार ग़िज़ाओं का एक पड़ा हुआ है ना चस्केदार ग़िज़ाओं का चस्का, इसने हमें बर्बाद कर दिया। जरूर पूरी दुनिया में टेस्ट जो है उसको अहमियत हासिल होती है कि जाहिर है कि आपने खाना खाना है तो वो मजेदार तो होना चाहिए, लेकिन हमने ये सोच लिया है कि मजेदार एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए हमने मजेदार खाना खाना है। हम ये नहीं देखते कि हमारा खाना मजेदार भी होना चाहिए और ग़िज़ाइयत वाला भी होना चाहिए। अब मजेदार आपको ज्यादातर होटल से ही मिलता है ना जी, तो होटलों वालों ने उसको मजेदार यानी कमर्शियल करने के लिए ऐसा मसाला डाला होता है जो आपकी सेहत बर्बाद। एग्जैक्टली वो मसाले जो दुनिया भर में कहीं पे इस्तेमाल नहीं होते, हमारे यहाँ वो मुट्ठियां भर भर के डाले जाते हैं। फिर हमारा बेड़ा गर्क बनास्पति घी ने कर दिए, मतलब जो सेहत का दुश्मन नंबर 1 है। पूरी दुनिया में उस पर पाबंदियां लग रही हैं और हमारे यहाँ नई नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं बनास्पति की। आप देसी घी इस्तेमाल करें, आप ऑयल पे आ जाए, आप सरसों का तेल इस्तेमाल करने की आदत डालें, ये सेहत बख्श चीजें हैं, लेकिन हम कभी गौर ही नहीं करते इन बातों पे। हमारे यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 75% तक चले जाते हैं। उसकी बड़ी वजह जो है ना वो आटे का इस्तेमाल है, रोटियों का इस्तेमाल है। हम पहले भी एक मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान में मतलब कैसी अजीम कौम है कि एक बंदा सालाना 125 किलो आटा खाता है और यौमिया वो 6 रोटियां खाता है। 6 रोटियां रोजाना औसतन एक बंदा खा जाता है। आम आदमी की बात है। तुम ना घबराओ। नहीं मैं नहीं सर, ये जो आपने बताया मैं भी इतना खा जाता हूँ। औसतन कह रहा हूं ना, जो घोगे का इस्तेमाल है उसको बैलेंस तुम करते हो। ये खुद भी माशाल्लाह चूंकि खाता काटा है, आटे की चिड़ी ज्यादा बनाता है। यार जुल्फी तुम ही खान पीन के मसले खोल के बोलिया कर, सेहत जिंदगी अल्लाह दे हाथे। नहीं अच्छा, आप ये देखें ना कि साइंस क्या कहती है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। ये जो अमेरिकी इदारा है FDA, जो इस वक्त जिसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पूरी दुनिया फॉलो करने पर मजबूर है, वो ये कहता है कि अगर आपकी ग़िज़ा जो है वो मतवाज़न है, बैलेंस डाइट है, चस्केदार नहीं है, ज्यादा नहीं है, बैलेंस डाइट है ना अगर आपकी, तो आप पर बीमारियों के हमलावर होने के इम्कानात जो हैं वो 90% कम हो जाते हैं। 90% कम हो जाते हैं। या ये देख लो, अब मलका एलिज़ाबेथ जो है 94 साल की उम्र हो गई है और उनके जो डाइटिशियन से उनसे पूछा गया कि उनकी सेहत का राज क्या है, उनका बैलेंस डाइट। क्योंकि बैलेंस डाइट का ये मतलब नहीं होता कि तकड़ी लैके ते 20 किलो इधर गोश्त पालो तो इधर 20 किलो आटा पालो तो बैलेंस करके ते खा जाओ। नहीं, पता क्या है, हम गोश्त खाते हैं ना, तो हम गोश्त के साथ जो मसाला होता है ना, हमारी तमाम तर तवज्जो उस मसाले पर होती है। जो मुट्ठियां भर भर के डाला जाता है, हमारा जो ध्यान और तवज्जो है ना वो गोश्त की क्वालिटी से हट जाती है। हम गोश्त के टेस्ट को एंजॉय नहीं करते, हम मसाले को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। हमें गोश्त को एंजॉय करना चाहिए। ये लाहौर में मैंने एक देखा है, कुछ स्टेक की एक बड़ी रेस्टोरेंट खुला था, तो वो इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने यही था कि मतवाजन ग़िज़ा होनी चाहिए और गोश्त की क्वालिटी पे जोर दिया था। तो लोग उन्होंने कहा जी इसमें तो मसाला ही नहीं है, मजा ही नहीं आता है इस स्टेक में। मजा कहाँ से आए, सारी जिंदगी तो हम मतलब चस्केदार चीजों के आदी हो चुके हैं। अब बैलेंस डाइट का मेरा अपना ख्याल ये है कि जितनी आपकी बॉडी की डिमांड है ना, बस उतना कोई खाया। वो जो खत्म करने वाला या चस्के लेने वाला या पसीनों पसीनी हो जाने वाला काम है ना, वो फिर बीमारियां। उसमें मिकदार के अलावा उसमें थोड़ा सा इन चीजों का बैलेंस रखा जाए। जैसे मैंने अर्ज किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन कितने, आम आदमी को ये एक दूसरे को बताना चाहिए कि यार ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये विटामिन होते हैं, ये प्रोटीन होता है, ये इतनी चाहिए, इतनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता सारा दिन हिसाब किताब करते रहे, ये नामुमकिन सी बात है, लेकिन कम से कम हमें पता होना चाहिए। हम तो जुनैद ये सब्जी देखो ना जरा, वो कितनी चस्केदार बनाते हैं। हालांकि सब्जी खाने का मतलब तो ये है ना जी कि आप चिकनाई वगैरह से कार्बोहाइड्रेट लें, हाँ थोड़ा सा आप अच्छी डाइट लें ना, उसको भी ऐसी मसालेदार कर देते हैं कि उसदे नाल ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। फलों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, उस पे इतना पता नहीं कौन कौन 13 किस्म। यानी सियाने किसी को सुन के ना कि रोज एक सेब खाना चाहिए, तो सवेरे सेब नू काला नमक ला के खान दे। यार केले नू कदी लून ला के खाने किसी नू वेखिया जी? अच्छा खांदा है। चलो लून लगाना भी गवारा है, कभी केले को चाय में डुबो के खाते देखा है? ये खाता है।
ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਖਾਦਾ ਨਾ, ਗੌਰੀ ਤਾਂ ਛਿੱਲੜ ਸਮੇਤ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜ਼ੁਲਫੀ खीरे ਨੂੰ चीनी ला के खान दिया। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आज एक मरतबा फिर हमारी महफिल में मौजूद हैं हमारे महबूब लीडर मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अब खुद हमारे महबूब एंकर हैं, आपकी मोहब्बत। हम तो रोजाना यहाँ आपके सामने बैठना चाहते हैं, बस सियासी मसरूफियात आपको पता है इस तरह की होती है कि टाइम जरा कम मिलता है। अच्छा साहब, अपोजिशन जमातों के एहतजाज की गर्मा गर्मी है आजकल, तो आपकी मसरूफियात भी बहुत ज्यादा होंगी। बहुत कभी सूफी आ जाता जी, कभी फिर अद्धे घंटे बाद सूफी आ जाता है, 15 मिनट बाद फिर आ जाता है। सूफी के साथ क्या बात होती होगी सियासत पे? सूफी सियासी कारकुनी हो केड़ा पीको च लगा है। जैसा कोई सूफी आ जाता है, कभी परवेज साहब के साथ मीटिंग करनी पड़ जाती है। तो चूंकि आपको मालूम है कि इस वक्त तो वैसे भी सियासत का मैदान बड़ा गर्म हुआ जी बिल्कुल। तो ये जिस तरह ये अपोजिशन वालों ने एहतजाज शुरू किया हुआ है, जी जी, मैं तो अल्लाह का ये शुक्र करता हूँ कि हम लोग अपोजिशन में नहीं है, वरना एहतजाज बड़ा तूल पकड़ जाता, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग की तरह फैल जाना था अगर हम भी खुदा न खास्ता अपोजिशन में होते तो। चौधरी साहब कभी आपने भी लॉन्ग मार्च किया है? गौरी साहब रोजाना करने साढ़े तो घर के अंदर ही बड़ी खुली जगह है ना, बड़ी बड़ा लॉन्ग मार्च हो जाता है। नहीं चौधरी साहब मैं सियासी लॉन्ग मार्च की गल की थी। अच्छा आजकल ज्यादा पूछते हैं ना दोस्त के बादशाह कर दो मेरे होते नहीं जाए। देखो गौरी साहब हमने कभी इस तरह का एहतजाजी सियासत नहीं की हमने, हम सुलह जो आदमी हैं, हम अल्लाह के फजल से प्यार मोहब्बत की सियासत करने वाले लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ तो आम तौर पे कहा जाता है कि जो लीडर जेल नहीं गया वो सियासतदान ही नहीं बन सकता। की मतलब है जिन्हें जेल जिन्हें सियासतदान बैठे जेल च बंदा भावें साइकिल चोरी के केस चोर जाए वो आके काउंसलर हो जाता है, कार चोर तो फिर MP ही बंद रखा। ये सारी अब ये जाहलों वाली बातें हैं जनाब साहब के जेल नहीं गया तो सियासतदान ही नहीं बना। जी जी जी। कायदे से बड़ा सियासतदान कौन है? वो कभी जेल गए थे? नहीं। तो उनसे बड़ा सियासतदान को हो सकता है जिन्होंने शेर के मुंह से नवाला छीन लिया था। देखें जरा उस वक्त जो हालात थे, उन हालात में हर तरफ जो गांधी का एहतजाज और तहरीक, उसमें से पाकिस्तान निकाल लेना ये कितनी बड़ी ज्यादती होती है। आज समझ आई कि काफ लीग की और नून लीग की लगती क्यों है, इसलिए कायदे आजम ने शेर के मुंह से नवाला छीना था। ये उस वक्त से चली आ रही है नून और काफ की। और नहीं जनाब साहब मैं मुहावरे वाला शेर आखे है, तुसी नवाज शरीफ का शेर में छुपा रहे हैं, इन्हों बाहर कटो दे मुहावरे वाला शेर पाओ। मैं वो जो मुहावरा हम कहते हैं शेर के मुंह से वो मैं कह रहा हूँ। ये कोई नून लीग का शेर होते वो थे कायदे आज़म साहब के दौर च केड़ा नून लीग का शेर आ गया था, वो की कहते ने अज जमी गिदड़ी ते कल होया पिया। ये तो आज की बात है, ये नून लीग का काफ लीग ये कायदे आज़म साहब के जमाने में तो जुनैद साहब सारे मुत्तफिक लोग थे, सारे एक कायदे आज़म के झंडे तले जमा थे। क्या बात है। और आज भी हम लोग अल्लाह के फजल से चूंकि हमारी भी क्यों लीग है कायदे आज़म मुस्लिम लीग, इसलिए हम आज भी सुलह जोई वाली और मोहब्बत वाली सियासत करते हैं। हम कायदे आज़म के मानने वाले लोग हैं सियासत में। सही। चौधरी साहब जितने आप प्यारे हैं, कम से कम मैं एक मरतबा आपको वजीर आज़म की सीट पर देखना चाहता हूँ। जो पहले वजीर आज़म की सीट पे बैठा था उन्होंने दिन तेन कोरोना होया वेंटिलेटर से नहीं पता। मैं बेटा अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का वजीर आज़म रह चुका हूँ
اور خود میں نے کرسی چھوڑ کے تو وہ کیا نام تھا شوکت عزیز شوکت نے میں ہی تو وزیر اعظم بنوایا تھا. مجھے اللہ کے فضل سے کوئی لالچ نہیں ہے. اب تو جنید صاحب صرف ایک ہی لالچ رہ گیا ہوا ہے کہ عوام کی خدمت کریں, اور کچھ نہیں. اچھا جو سر یہ فرمائیں کہ کسی مرحلے پہ یہ امکان موجود ہے کہ آپ بھی احتجاجی تحریک میں شامل ہو جائیں گے؟ یہ ٹیمپریری باتیں ہیں. یہ احتجاجی تحریکیں بڑی چلی ہیں, یہ خود ہی ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہمیں تو چاہیے, عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو ٹائم دیں, یہ خود ہی ختم ہو جائے گا. جیسے وہ بیوی فون کرتی ہے نا خامد کو کہ سرتاج 15 دن ہو گئے آپ مجھے میکے چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, تو میں آپ کی یاد میں یاد ہی رہ گئی ہوں, کب لینے آ رہے ہیں مجھے؟ تو خامد سیانا سی آتا ہے 15 دن بعد آواں گا. 15 دن جلدی رہ گئی تو اور 15 دن مک جائیں گے, تو ان کو ٹائم دینا چاہیے. یہ تحریک خود ہی ختم ہو جائے گی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی, ہمارے پاکستان کے ہمارے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی ایک ببر شیر آواز ہے شوکت علی صاحب. بہت بڑے سنگر ہوئے ہیں. وہ آج کل بڑے شدید بیمار ہیں, ان کو جگر کی تکلیف ہے. میں پہلے تو ساری قوم سے, اپنے سارے ویورز سے گزارش کروں گا کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں, کیونکہ ایسا کنٹری لور آرٹسٹ میں نے اور دوسرا کو کم ہی دیکھا ہے. اپنے ملک سے بھرپور محبت کی ہے ساری زندگی. میں ان کے حوالے سے آج آپ کو تھوڑی انفارمیشن بھی دیتا ہوں. 3 مئی 1944 کو لاہور میں 1944 کو لاہور میں پیدا ہوئے. والد صاحب ان کے نا جی میاں فقیر محمد پہلوان, پلوان آدمی تھے, اور ساتھ درزیوں کا کام کرتے تھے اور ساتھ پلوانی کرتے تھے. اس وقت ہر دوجا بندہ پلوانی بھی کرتا تھا. اور جو ان کے والدہ صاحبہ تھی وہ گجرات کی تھی. ان کے نانا جو ہیں ان کا نام میاں کریم تھا, اور ان کے نام سے وہاں پہ کریم پورا محلہ ہے. ہاں, وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے. کریم صاحب جو تھے وہ بھی بڑے تگڑے آدمی تھے, بڑے سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بڑا نامور بندہ تھا اپنے علاقے کا. بلکہ گوروں نے ان کو اس حوالے سے بڑا انعام و کرام دیا کہ یہ عبد الکریم جو ہے یہ بڑا انسان دوست آدمی, میاں عبد الکریم صاحب. اچھا, یہ شوکت صاحب جو ہے نا جی, انہوں نے بچپن میں نا سکول کے زمانے میں آغا حشر کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ تھا, اس میں ان کو پارٹ ملا, اور انہوں نے وہ رفیع صاحب کا اس وقت بڑا پاپولر گانا تھا, اے جانے والے بابو ایک آنا دے دے. وہ فقیر گاتا ہے, کوئی فقیر کے اوپر پکچرائز تھا, تو انہوں نے فقیر کا رول کیا. اور بڑا میں ہنسا سن کے ان سے. کہتے ہیں کہ گھوڑے کی پونچھ کے بال کاٹ کے نہ بہنے, تو وہ گم کے ساتھ منہ پہ لگا کے تو داڑھی لگا کے فقیر بنا. تو یہ رفیع صاحب کا جو گانا تھا یہ انہوں نے خود گایا, اور رفیع کا گانا اتنا چھوٹا بچہ اور ایسا اچھا گایا کہ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اس سے ان کی ایسی حوصلہ افزائی ہوئی کہ یہ پھر چھوٹی سی عمر میں ہی گانا شروع ہو گئے. کوئی 18 سال کی عمر میں 1962 میں ایک فلم بنی تھی ماں کے آنسو, اس کا ٹائٹل سانگ انہوں نے گایا. اور سب سے بڑا جو ان کا یاد کرنے والا کام ہے, ساری زندگی ہر جنگ 1965 میں 1971 میں انہوں نے جنگی ترانے گائے ہیں, جیسے ایسا ترانہ کسی اور نے نہیں گایا. اور بھی نور جہاں صاحبہ مرحومہ بھی, خالد عباس ڈار صاحب بھی, یہ لوگ جو ہیں یہ بارڈر پہ جا کے گایا کرتے تھے. جوانوں کے سامنے جہاں وہ جوان لڑ رہے ہوتے تھے ان کو ادھر اکٹھا کر کے بارڈر پہ پروگرام کرتے تھے, ان کو انٹرٹین کرتے تھے, ان کو ریلیکس کرتے تھے لڑنے کے لیے. یہ ڈار صاحب اور شوکت صاحب چونکہ یہ ینگ آدمی تھے اس وقت, تو 1965 میں اتنا پیار صدر ایوب خان ان سے کرتا تھا, اتنا پیار کرتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بڑے فری تھے. ایوب خان صاحب, صدر ایوب, ہر صدر نے, ہر حکمران نے بڑا پیار کیا ہے
اور صدر ایوب کے حوالے سے یہ بات ان کی بڑی مشہور ہے کہ ساتھیوں مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا ایسا انہوں نے گایا ہوا ہے کہ صدر ایوب نے جب ان کو دیکھا نا تو کہتے ہیں کہ وہ اتنے پتلی سے جسم سے اتنی تگڑی آواز کیسے نکال لیتے ہیں. ان کی بڑی باتیں مشہور ہیں, بڑی پیاری, اور بڑے کانفیڈنٹ آدمی تھے. پورے پاکستان کے یہ باقاعدہ ہیرو تھے, تو بڑا کانفیڈنس تھا ان میں. جنرل ضیاء کے دور میں ایک دفعہ لیاقت آڈیٹوریم میں راولپنڈی فنکشن کر رہے تھے, جنرل ضیاء بیٹھے ہوئے تھے, تو لائٹ چلی گئی, وہ بغیر مائک کے ہی گا دیا, آواز ہی اتنی تگڑی تھی. تو فنکشن ختم ہوا تو جنرل صاحب جب مل رہے تھے تو جنرل صاحب کو کہتے ہیں, جنرل صاحب تہاڈا کوئی وابڈا وچ واقف نہیں؟ تو جنرل صاحب ہنسنا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وابڈا کی کیا ضرورت ہے, جیسی آپ کی آواز ہے. انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. پھر بھٹو کے حوالے سے, بھٹو کے تو بڑے اچھے دوست تھے, بہت اچھے دوست تھے. بلکہ بھٹو صاحب نے ایک دفعہ ایک فنکشن میں ان کو بیٹھا ہوا دیکھ کے تو تھوڑا سا گنگنایا بھی گانا. تو انہوں نے بعد میں بھٹو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب کیڑی کام چ سیاست وچ پی گئے ہو, دوویں بھرا اگر واجہ پھڑ کے نکل جائیے تو دنیا دا بڑا اچھا ٹور کریے. بلکہ اس واقعے کے وقت, اس گفتگو کے وقت منو بھائی پاس کھڑے تھے. پھر منو بھائی نے بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تھی تو اپنے کالم میں یہ واقعہ لکھا کہ کاش بھٹو اس وقت شوکت علی کی بات مان. یہ بڑے عجیب عجیب واقعات شوکت صاحب کے ہیں. بہت بڑا آدمی ہوا ہے شوکت علی, بہت بڑا آرٹسٹ ہوا ہے. ان کا وہ گانا بڑا مشہور اور بڑا اچھا ہے, کیوں دور دور رہندے حضور میرے کو. جی جی جی. اور سب سے بڑا جو ان کا کریڈٹ ہے نا جی, یہ جو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی ہے نا جی, سیف الملوک ان کا کلام, یہ پہلے پہاڑی راگ میں گایا جاتا تھا. یہ انہوں نے آگے جب پہلی دفعہ گایا نا جی تو انہوں نے بھیروی میں گایا. وہ بھیروی میں اتنا خوبصورت لگا, اتنا خوبصورت لگا کہ پھر سیف الملوک ان کے نام لگ گئے. پھر اس کے بعد لوگ پچھلے تمام سنگروں کو بھول گئے جو سیف الملوک گاتے تھے. پھر ساری زندگی ان کو سیف الملوک کا گلوکار کہا گیا اور انہوں نے کمال گایا, کمال گایا. اچھا, ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ملا. پھر ان کو جو پی ٹی وی کا پہلا ایوارڈ شو ہوا, پہلا ایوارڈ شو 1981 میں, اس میں پہلا جو گلوکار پی ٹی وی کا ایوارڈ ون کر سکا وہ شوکت علی صاحب. پھر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب دی آواز کا لقب ملا ہوا, یہ جو پلاک ہے انہوں نے ان کو دیا ہوا ہے, ایوارڈ دیا ہوا ہے. پھر کینیڈا کی گورنمنٹ, چونکہ کینیڈا میں بھی پنجابی بہت ہیں, سکھ بہت ہیں, پاکستانی پنجابی بہت ہیں, کینیڈا کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو پنجاب دی آواز کا باقاعدہ لقب ملا. اور دکھ والی بات یہ ہے کہ یہ پنجاب دی آواز جو ہیں شوکت علی صاحب بیمار ہوئے تو یہاں پنجاب کی گورنمنٹ نے ان کو نہیں پوچھا, سندھ کی حکومت ان کو لے. جو مراد علی شاہ صاحب ہیں ان کو کہیں پتا چلا, کو خبر انہوں نے دیکھی, انہوں نے ان کو سندھ بلا لیا ہوا ہے, ادھر ان کا علاج ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ باقاعدہ روز ان کے بچے بتاتے ہیں کہ روز کچھ دیر بعد وزیر اعلیٰ خود فون کر کے ان کا پتہ کرتے ہیں. اس حوالے سے سندھ حکومت کا ہماری طرف سے بہت شکریہ کہ وہ ہماری پنجاب دی آواز کی تیمارداری کر رہے ہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. اور چلتے چلتے چھوٹی سی عرض یہ کہ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی. کوئی شخص آپ کے لیے ناگزیر نہیں ہوتا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.